गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे शुक्र के विचार। जो पूर्व में हमने किए हैं उसी को कंटिन्यू रखते हुए आगे के विचारों को करेंगे, लेकिन पूर्व में हमने इनके कौन कौन से विचार कर लिए हैं वे देख लेते हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषा और अर्थ का महत्व, धन का उपयोग व स्रोत, उपभोग संबंधी विचार, परिवार एवं पालन पोषण, उत्पादन संबंधी विचार, विनिमय संबंधी विचार और वितरण संबंधी विचारों को हमने प्रारंभ कर लिया था, जिसके अंतर्गत हमने मजदूरी संबंधी विचार कर लिए थे। आज हम आगे वितरण संबंधी विचारों को कंटिन्यू करेंगे और अन्य विचार भी करेंगे। अर्थशास्त्र का विद्यार्थी यह जानता है कि वितरण के अंतर्गत उत्पादन के साधनों को दिया जाने वाला पुरस्कार शामिल किए जाते हैं। उत्पादन के साधन श्रम, भूमि, पूंजी, संगठन और साहस होता है। श्रम को मजदूरी, भूमि को लगान, पूंजी को ब्याज, साहसी को लाभ और संगठन को वेतन दिया जाता है। शुक्र ने मजदूरी के बारे में जो बताया वह हम पूर्व में कर चुके हैं, और लगान के संदर्भ में शुक्र ने कहा है कि राजा इस संदर्भ में स्वतंत्र है। वह जिस प्रकार से भूमिपति से लगान लेना चाहे ले सकता है। और फिर आता है ब्याज। ब्याज के संदर्भ में शुक्र ने कहा है कि मित्र से कभी भी ब्याज नहीं लिया जाना चाहिए, और ब्याज जो है वह संचित धन पर ही प्राप्त होता है। इसलिए संचित धन की जानकारी किसी को भी नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि स्वयं की पत्नी, पुत्र और मित्र को भी संचित धन की जानकारी नहीं होनी चाहिए। और ब्याज केवल 1.5 या 1.5% इससे ज़्यादा नहीं लिया जाना चाहिए। और शुक्र ने कहा है कि मूलधन की रक्षार्थ और उसे सुरक्षित रखने के लिए, यानी यदि आप किसी को ब्याज पर पैसा दे रहे हैं तो उसे सुरक्षित रखने के लिए उससे आप अग्रिम, एडवांस या सुरक्षित अग्रिम राशि या सुरक्षित अग्रिम कुछ भी लेने के लिए बाध्य होते हैं। आप ले सकते हैं, बिना उससे सुरक्षित अग्रिम लिए उसे ब्याज नहीं देना चाहिए। फिर आ जाते हैं हम क्या रह गया अब आपका, हमने मजदूरी देख ली है, हमने लगान देख लिया, हमने ब्याज देख लिया। लाभ। लाभ के संदर्भ में शुक्र ने कहा है कि व्यापारी को जितना लाभ होता है उसका 32% राजा को देना चाहिए। और वेतन के बारे में शुक्र के वही विचार हैं जो मजदूरी के संदर्भ में थे। प्रशासन या राजा की सेवा जो करता था उसको जो पुरस्कार दिया जाता था उसे वेतन कहा है, और ये राज्य सेवा को उस समय सर्वश्रेष्ठ सेवा माना जाता था। अब आ जाते हैं हम राजस्व संबंधी विचार। इसके अंतर्गत हम राज्य की आय और व्यय को सम्मिलित करते हैं। राज्य से तात्पर्य उस समय राजा हुआ करता था, तो राजा की आय के क्या क्या स्रोत थे और वह कहाँ कहाँ व्यय करता था। शुक्र के अनुसार प्रतिदिन, प्रति मास एवं प्रति वर्ष जो सोना, पशु,
धान्य आदि अपने अधीन हो जाता है उसे आय कहा जाता है, और जो सोना पशु धान्य दूसरों के अधीन हो जाता है उसे व्यय कहा जाता है। शुक्र ने आय दो प्रकार की बताई है, पहला तात्कालिक और दूसरा संचित। तात्कालिक से तात्पर्य जो आपको तत्काल प्राप्त हो जाती है, और संचित जो स्टोर करके रखी जाती है वह। इसे तीन प्रकार का बताया है। निश्चितान्य स्वामित्व, जिसका कोई दूसरा स्वामी निश्चित हो या जिसका स्वामी निश्चित हो उसे निश्चितान्य स्वामिक आय कहा है। अनिश्चित स्वामिक, जिसका स्वामी निश्चित नहीं होता है। और स्वत्व निश्चित, अर्थात स्वत्व जिसका निश्चित होता है उसे स्वत्व निश्चित कहा है। निश्चितान्य स्वत्व स्वामिक आय भी तीन प्रकार की होती है, जैसे औपनित्य, याचितक और औतमणिक। जो धन किसी सज्जन द्वारा विश्वास मानकर किसी के पास रखा जाता है उसे औपनित्य कहलाता है, या वो औपनित्य आय कहलाती है निश्चितान्य स्वामित्व आय के अंतर्गत। और जो बिना सूद यानी बिना ब्याज के दूसरे से अलंकार आदि के द्वारा लिया जाता है वह याचित आय कहलाती है। तथा जो सूद पर ऋण आदि से जो आय प्राप्त की जाती है वह औतमणिक आय कहलाती है। फिर आ जाता है स्वत्व निश्चित आय, ओनली स्वत्व निश्चित आय। यह दो प्रकार की होती है, साहजिक और दूसरी जो है वह है संचित। और जो धन पैतृक संपत्ति में से अपने हिस्से या व्यवसाय के द्वारा निश्चित रूप से दिन, मास तथा वर्ष में प्राप्त होता है वह साहजिक आय कहलाती है। जो आय पैतृक धन दान लेने से बिना क्लेश से प्राप्त होती है उसे उत्तम स्वभावज आय कहा है या साहजिक आय कहा है। फिर दूसरी जो है वह है संचित आय। संचित धन को भी दो प्रकार का बताया है। पहला, प्रथम पूर्व वर्ष का शेष वर्तमान वर्ष का संचित धन, जो भूमि के भागों से प्राप्त होती है उसे पार्थिव आय कहा है। और जो शुल्क, मालगुजारी, भाड़ा आदि से प्राप्त होती है उसे इतर आय कहा है। इस प्रकार से संचित आय को भी यहाँ दो प्रकार का बताया है, पार्थिव और इतर चल। इस प्रकार से शुक्र ने आय के बारे में व्याख्या की है। अब हम देखते हैं व्यय के संदर्भ में शुक्र ने कहा है कि हृदय में कृपणता या उदारता रखकर और समय आने पर उचित व्यय करना चाहिए। व्यय दो प्रकार का होता है, पुनरावर्तक व्यय और स्वत्व निर्वर्तक व्यय। पुनरावर्तक व्यय से तात्पर्य फिर लौटकर आने वाला, और स्वत्व निर्वर्तक देने वाले का स्वत्व जिस पर निर्वृत्त यानी खत्म हो जाता है वह। और निधि व्यय की बात भी की है शुक्र ने, जो पृथ्वी में गाड़ दिया जाता है उसे इन्होंने निधि व्यय कहा है। और उपनिधि व्यय वह है जो दूसरे के पास
रखा जाता है। इस प्रकार से शुक्र ने निधि और उपनिधि व्यय के बारे में भी बताया है। स्वत्व निर्वर्तक व्यय को 2 प्रकार का बताया है, ऐहिक और पारलौकिक। ऐहिक से तात्पर्य जो प्रतिदिन पारितोष्य, वेतन या भोग्य व्यय आदि जो होते हैं उसे इसमें सम्मिलित किया है। पारलौकिक व्यय जो यज्ञ, पूजन, हवन, दान आदि के अंतर्गत व्यय किया जाता है उसे पारलौकिक व्यय कहा है। इस प्रकार से शुक्र ने व्यय के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के व्यय की बात की है और ये भी कहा है कि जो धान्य, वस्त्र, गृह, बगीचा, गौ, गज आदि, रथ के लिए, विद्या, राज्य आदि के उपार्जन के लिए, धन आदि की प्राप्ति के लिए जो व्यय किया जाता है उसे उपभोग्य व्यय कहा जाता है और जो व्यय जाकर पुनः आने वाला होता है उसे विशेष व्यय कहा जाता है। बचत के संदर्भ में शुक्र ने कहा है कि नित्य कण कण करके संग्रह किया जाना चाहिए और संग्रह में कृपणता को महत्व दिया है, लेकिन अति कृपणता का इन्होंने निषेध किया है। फिर उसके बाद में शुक्र के विचारों के अंतर्गत हम देखते हैं पर्यटन संबंधी विचार, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा है यात्रा में सदा साथी को साथ रखकर पर्यटन करना चाहिए और जल और थल मार्ग से पर्यटन का उल्लेख किया है और आलस्य कभी भी नहीं करना चाहिए। अति भ्रमण का निषेध भी किया है। दान संबंधी विचारों के अंतर्गत शुक्र ने नैतिकता को, मॉरलिटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। भंडारण संबंधी विचार के अंतर्गत 3 वर्ष तक खाने के लिए पर्याप्त अनाज या खाद्यान्न का संग्रह किया जाना चाहिए। जो धान्य या खाद्यान्न खराब होने लायक हो उसका संग्रह नहीं किया जाना चाहिए और धान्य के अतिरिक्त औषधि, धातु, तृणकाष्ठ आदि अर्थात और जो जिसके अंतर्गत जैसे शस्त्र और बर्तन आदि के संग्रह की बात भी उन्होंने की है। संग्रह में दुख परंतु उसकी रक्षा में चौगुना और दुख होता है, अर्थात संग्रह किया तो जाना चाहिए लेकिन सीमित मात्रा के अंतर्गत। लास्ट है समाजवाद। व्यक्ति उपभोग के साधनों पर अपना स्वामित्व मानकर चलता है, उत्पादन के साधन खेत, खाद्यान्न, जंगल पर नहीं। अकेले सुख उपभोग का निषेध किया है शुक्र ने, जो समाजवाद के विचारों का घोतक है। अतः अब तक हमने शुक्र के अर्थशास्त्र या आर्थिक अर्थशास्त्र से संबंधित विचार या आर्थिक विचारों का जो अध्ययन किया है उसके अंतर्गत अर्थशास्त्र की परिभाषा, अर्थ का महत्व और आर्थिक क्रियाओं अर्थात उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व से संबंधित विचारों का अध्ययन किया है। शुक्र के ये सभी विचार वर्तमान समय में भी अपनी महत्ता बनाए रखते हैं, क्योंकि जो बात शुक्र ने प्राचीन समय में कही थी वह हमें वर्तमान में भी देखने को मिलती है, अर्थात वर्तमान समय में भी शुक्र के आर्थिक विचारों का महत्व कम नहीं हुआ है। थैंक यू।